नमस्कार। आज की राजनीति में जो लोग आज किस दल में हैं, कल किस दल में होंगे पता नहीं चलता। कौन से कपड़े आज पहने हैं, कल कौन से कपड़े पहन के किस पार्टी में जाके बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलता। ऐसे राजनीतिक माहौल में किसी को कुछ बयानबाजी करने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं उसको हम कल को निभा भी पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान की। इसकी पार्टी अगर ओरिजिनली देखा जाए कहाँ से निकली है, जनता दल से। उससे भी पहले कोई और पार्टी रही होंगी। कम से कम 25 पार्टियों का टूटना मिलना नया बनना, ये रहा है इनकी इतिहास। और उस दल से निकले हुए व्यक्ति को लंबी लंबी नहीं हाँकनी चाहिए। ठीक है, आप अगर भक्ति करना चाहते हैं तो फिर भक्त बन के रहो। ये हमेशा कहते हैं जी मैं तो मोदी का हनुमान हूँ, मोदी जी मेरे राम हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। भाई, हनुमान का मतलब भी पता है तुम्हें क्या है? क्या हनुमान ने कभी मोदी जी अपने राम को चैलेंज किया था? वो तो उनकी कृपा की दृष्टि पे थे। प्रभु आप जो चाहते हैं मैं तो वो कर देता हूँ, मेरे को पता नहीं क्या, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। ये थे हनुमान जी। आज क्या हो रहा है? ये जो हनुमान कहने की बात है ना, ये बहुत पुरानी बात मेरे को और याद आती है। शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी बिहार के थे। वो बड़े बड़े वो भी बड़े प्रेम करते थे अडवाणी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी से। उनको कहते थे मेरे तो राम और लक्ष्मण हैं। ये क्या बात है जी। और उनको असली में जिसने राम और लक्ष्मण समझा, नरेंद्र मोदी ने, उससे उसने दुश्मनी ले ली। लेकिन मोदी भी भोले बाबा है। उनके भाई तू जो मर्जी बोलता रहे, मैं बोलूँगा ही नहीं, मैं तो आई विल नॉट रिएक्ट एट ऑल। मोदी ने उसको पूरा 5 साल तक टॉलरेट किया, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप चला गया निकल के ममता दीदी के पास। चलो भाई, कोई बात भाई, तुम जहाँ खुश रहो वहाँ खुश रहो। अब चिराग पासवान जी को देखो, इस सरकार में रहना चाहते हैं लेकिन सरकार की जड़ काटना चाहते हैं। ये कहाँ का तरीका है? आप गठबंधन के घटक हैं। घटक होके आप ये मत समझिए कि आपको अपना एजेंडा चलाने की परमिशन है। आपकी अपनी पार्टी का क्या एजेंडा है? आप उसको ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहेंगे बोल देंगे ना। ये गठबंधन का नियम नहीं है, धर्म नहीं है। ये इन्हें क्या क्या कर रहे हैं ये आप देखिए ज़रा। सुप्रीम कोर्ट ने, कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन के लिए अब उन्होंने अपने मत से दिया, फैसला दिया कि जी उसके अंदर क्रीमी लेयर होनी चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अपोज इट। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़े हुए। भाई पहले तुम गवर्नमेंट की तो सुन लो, वो क्या कहती है। गवर्नमेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम सुप्रीम कोर्ट से के निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। और कुछ नहीं कहा उन्होंने अभी। कल को क्या करेंगे ये नोबडी नोज इट। लेकिन बावजूद उसके ये हंगामा खड़े किए हुए कि नहीं, इस जजमेंट को हम एग्री नहीं करते, हम इसको पलट देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये कोई मैच्योर्ड आदमी के लक्षण थोड़ी हैं। दूसरी बात, लेटरल एंट्री। अब इसको ये पता नहीं है कि इसके पिता के टाइम में रामविलास पासवान मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में थे, कितनी लेटरल एंट्रीज हुई थी, इसको पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे झंडा खड़ा कर रहे हैं कि नहीं जी लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? भाई या तो तू राहुल गांधी का हनुमान बन जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उटपटांग बोलना ये कहाँ की शोभा देता है भाई? तुम अगर तुम गवर्नमेंट में हो तो यू शुड बी डेडिकेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। यू आर बाउंड बाय द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। तुम कैबिनेट मिनिस्टर हो, वहाँ पे कोई कुर्सी उठाने वाले कोई कर्मचारी नहीं हो तुम कैबिनेट के अंदर। लेटरल एंट्री का फैसला कैबिनेट ने किया होगा ना, तुम उसका विरोध कैसे कर सकते हो?
और मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे अपने पिता के टाइम में 2004 से कब तक 9 तक वो मंत्री रहे थे, वो कितनी लिटरल एंट्रीज हुई थी, तुम्हें पता ही नहीं इस चीज़ का, तो बस बोलने से मतलब है। फिर कास्ट सेंसस, अनुसूचित जनजाति और जाति, इनकी जनगणना कराओ। राहुल गांधी शोर मचा रहा है, तुम भी चालू हो गए। तुम किस लिए चालू हो गए भाई? और फिर क्या कह रहे हैं कि जनगणना तो होनी चाहिए लेकिन उसके आंकड़े डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए। यार तुम पढ़े लिखे, मैं नहीं समझता कि तुम पढ़े लिखे आदमी नहीं हो। पढ़े लिखे आदमी हो, गवर्नमेंट तो पहले ही, कौन सी नीति ऐसी है जो मोदी जी ने गरीबों के लिए नहीं बनाई, ये बता दे पहले। भाई तुम यही कहना चाहते हो कि जो अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो वो जो गरीब लोग हैं उनके हिसाब से नीतियाँ बनेंगी। वो तो अभी बन रही है। कौन सी नीति है? और जहाँ जरूरत पड़ती है उनको बनाते हैं। जिस गरीबी से वो गुजरे, भाई साहब तुम तो गुजरे भी नहीं हो, उनको तो सब कुछ पता है। लेकिन आज कह रहे हैं कि जी जनगणना की आंकड़े रिलीज नहीं होने चाहिए, पर कराओ जरूर। तो कल को क्या होगा? चलो करा लिया, करा के क्या करेंगे? फिर दबाव डाला जाएगा, नहीं आंकड़े रिलीज कीजिए, आंकड़े रिलीज। भाई तुम बताओ कि बिहार में भी तो जनगणना हुई थी, क्या हुआ उसका? कोई किसी किस्म की प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो तो बताइए आप। लेकिन केवल एक एक्चुअली SC ST को, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ 2014 में और 2019 में 2 चुनाव भारत के इतिहास में सबसे बड़े ऐसे लड़े गए थे जिनके अंदर जाति से ऊपर उठ के लोगों ने वोट दिया था। और ये उस वक्त भी 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की SC ST की सबसे ज़्यादा सीटें थी, 71 सीटें थी उनके पास। ये तो अब की बार थोड़ी सी सीटें उनकी उसके अंदर कम हुई हैं, मानता हूँ कम हुई हैं। क्यों? क्योंकि हल्ला ठोका गया, एक दुष्प्रचार किया गया, असर पड़ा उनके कम्युनिटीज़ के ऊपर, और वही कम्युनिटीज़ के ऊपर असर ये डालना चाहते हैं। अरे भाई तुम उन लोगों का कोई भला नहीं करने वाले हो। जो गवर्नमेंट दे रही है, तुम चाहते हो कि वो भी उनको मिलना बंद हो जाए, क्योंकि तुम्हारी सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए और बस नारेबाजी रह जाए और कुछ नहीं हो। कोई तरीका होता है? किस लिए मांग रहे हो तुम जातिगत जनगणना? फिर किसी से पूछ लो कि भाई तुम्हारी जिसकी जाति नहीं है वो जातिगत जनगणना मांग रहा है, तो हल्ला मच जाता है। अगर आप ये ध्यान से सोचो, अगर किसी की जाति नहीं पूछ सकते आप, ये कहा गया जी उसकी जाति पूछ ली, अगर जाति नहीं पूछ सकते तो फिर रिजर्वेशन किसी को कैसे मिलेगा? आप तो इसका मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर कास्ट भी नहीं पूछेंगे, कास्ट नहीं पूछेंगे तो रिजर्वेशन आप खुद चाह रहे हो ना ख़त्म करना। इसका मतलब ये चिराग पासवान की जो इंटेंशन है, मेरे को वो इंटेंशन समझ नहीं आ रही है। या तो मैं सुनने में पता नहीं, मैं आई डोंट नो, मैं कमेंट नहीं करता, मैं अपनी बात को कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन ये व्हाट्सएप के अंदर कोई मैसेज घूमता नज़र आया है मेरे को कि इसकी भी अमेरिकन डिप्लोमेट से मीटिंग हुई है, और कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर इसने तभी बोलना शुरू किया है। शायद जो और इशू हैं वो भी बोल रहे हैं उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन ये तरीका नहीं है कि गवर्नमेंट में रहो और गवर्नमेंट की खिलाफत करो, मतलब पार्टी, एक तरह से पार्टी में रह के पार्टी में नहीं हो तुम, ये कोई बात थोड़ी है। फिर और बताता हूँ आपको इसने क्या किया है। वक्फ अमेंडमेंट्स, वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स, 40 अमेंडमेंट पास किए गवर्नमेंट ने। कहाँ पे? कैबिनेट में। कैबिनेट में तुम भी बैठे हुए ना, नहीं बैठे थे? जिस कैबिनेट ने उस अमेंडमेंट्स को अप्रूवल किया, तुम उसका विरोध कर रहे हो। ये चिराग पासवान वक्फ अमेंडमेंट्स के खिलाफ खड़ा हो गया। ये तो सबसे बड़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैबिनेट की होती है उसका उल्लंघन है। तुमको तो मैं नहीं समझता मोदी जी, अब वही वाली बात है, टॉलरेंस की बात है उनकी, वो तो, वरना तुम्हें तो खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। जाओ भाई, छोड़ो,
ये 4 इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर ये गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं और ये नहीं जाना चाहिए इनको। एक बात मैं बड़े प्यार से इसको समझा देना चाहता हूँ कि तुमने मोदी का पिछले 2002 से लेके जब से वो सत्ता में आए हैं 22 साल का इतिहास इनको देख लेना चाहिए कि उनके अपने ही अगर विरोध में थे रहे पार्टी के अंदर, उस सब को उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सब क्या कहते हैं हिंदी में खुड लाइन लगा दिए। तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगे, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, बोलना है बोलो, हनुमान बन के राम का विरोध करो जितना मर्जी करो, लेकिन वो प्यार से तुम्हें ठिकाने लगा देंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इनके दिमाग में एक केवल ये है कि हमारी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती रहे, मोदी जाए भाड़ में, गवर्नमेंट जाए भाड़ में, हमारी तो सत्ता बनी रहेगी। ये इसके दिमाग पे फतूर है। अभी इतना उम्र नहीं हुई है कि तुम इतने रिस्क ले सको। मैं आपको बताता हूँ इनके ये तो जो ये मैं इसको बड़ी सिंपल सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मोदी जी कमज़ोर हो गए तो ये इसकी गलतफहमी है, और अगर उनकी सीटें कम हो गई है उसकी वजह से तुम सोचते हो कमज़ोर हैं तो और तुम उनको ब्लैकमेल करोगे तो ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, ये तुम्हारे को शोभा नहीं देता। किसी की पुअर कंडीशन या किसी की कमज़ोर स्थिति का अगर तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे। ये बात इसको याद रखनी चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ मैं। 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट एक वोट से गिरी थी। इसके पिता रामविलास पासवान उस दिन अगर चाहते तो वो सरकार गिरती नहीं। उस सरकार गिरने के बाद अगली सरकार में वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आ गए। क्यों आ गए भाई? तुम उसी दिन उनके साथ आ सकते थे, सरकार नहीं गिरती। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। 1998 का इलेक्शन हुआ था, जो 13 महीने के बाद जब इनकी सरकार गिरी, तो जब 98 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, जनता दल के 6 मेंबर थे, केवल 6, और वो घटते घटते स्प्लिट होते होते 2 रह गए थे। 2 में कौन थे? एक रामविलास पासवान, एक इंद्र कुमार गुजराल। तो उस वक्त पहले रूल था कि जी आधे मेंबर अगर डिफेक्ट कर जाए तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आते। 2 में से अगर एक रामविलास पासवान वाजपेयी को वोट देता, स्प्लिट हो जाता पार्टी में, इसकी मेंबरशिप भी कहीं नहीं जाती और सरकार भी बच जाती और तुरंत मंत्री भी बन जाते ये। लेकिन इन्होंने इनके तो दिमाग में सांप्रदायिकता घुसी रहती थी ना, सांप्रदायिकता। अगले इलेक्शन में उसी सांप्रदायिक आदमी के साथ जाके मंत्री बन के बैठ गया, कम्युनिकेशन मिनिस्टर बन गया। आज ये रामविलास पासवान मुझे लगता है उसी कहानी पे चल रहा है कि अभी बन जाओ, फिर जब मौका लगे ठोकर मार दो, और अरे हनुमान गया भाड़ में, राम गया भाड़ में। ये तो नारेबाजी है। ये बहुत खतरनाक सोच है। इस सोच से बाहर निकलना चाहिए इनको कि तात्कालिक लाभ जो है ना, ये आदमी को ले डूबते हैं। ये तात्कालिक लाभ जो है ना, आजकल ये कहानी यही चल रही है बस। राहुल गांधी रोज शोर मचाता फिरता है, कभी किसी इशू पे, कभी किसी और तो और। गए भाई, हद हो गई। इंडिया, मिस इंडिया के अंदर देख रहा है, कहता है ये ऐसी में एक एससी नहीं, एक एसटी नहीं, एक ओबीसी नहीं। यार कहाँ कोई दिमाग? तो भाई दिमाग तो मैं नहीं कहूँगा, दिमाग तो बहुत है। वो लाया कहीं से निकाल के, उसको एडवाइजर्स ने बताया कि ये इशू छेड़ दे ताकि सारी एससी एसटी ओबीसी महिलाएं जो है ना, वो जितनी अभी तक मिस इंडिया बनी है सबके जाके घरों में आग लगा दें। वो ये चाहते हैं ये। तो एनीवे, मेरा कहना ये है कि पहली बात तो मैं फिर कहूँगा कि इसको चिराग पासवान को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मोदी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए। और फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हो, यार मेरे को बोलना नहीं चाहिए। आप अपने घर में देख लो,
अगर ऐसी बात है कास्ट बेस की, तुम इतनी बात करते हो, तो आप रामविलास पासवान ने पहली पत्नी को तलाक देके ब्राह्मण से शादी क्यों की फिर? ऐसे कोई कास्टिज्म दूर नहीं होता है। लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन ये फिर कहेंगे ये पर्सनल अटैक हो गया, तो तुम भी तो पर्सनल अटैक कर रहे हो। उस व्यक्ति ने, मोदी ने, किसी के साथ जात पात की बात नहीं की। तुम जात पात के अंदर 75 साल हो गए आज़ादी को यार, कब तक जात पात के पीछे पड़े रहोगे? कहीं तो निकालो उस पब्लिक को उस चीज़ से दूर। नहीं निकालोगे तो कंटिन्यू तुम चाहते ही नहीं हो। मैं कहता हूँ तुम लोग पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं कहूँगा मैं, पढ़े लिखे मक्कार हो तुम, देश को आगे बढ़ाना नहीं चाहते तुम। ये चिराग पासवान के लिए तो चेतावनी है, ये बाकी सबके लिए भी है कि कभी किसी की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा मत उठाओ और पब्लिक में वही मांगो जो जस्टिफाइड है, जो तुमने पहले तुम्हारे गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसका तुम जो किया हुआ है तुम उसका विरोध मत करो। तुम्हारी गवर्नमेंट ने जो पहले किया हुआ है उसका विरोध मत करो। कल को तुम हर चीज़ के लिए कभी तुम भी कांग्रेस की तरह नेहरू को हर चीज़ का क्रेडिट देने लगोगे, वो चीज़ थोड़ी चलेगी। तो ये इसको समझना चाहिए। ही इज कंपेरेटिवली यंगर मैन, और साथ मिल के चलेगा तो बेटर रहेगा, और अलग जुदा जुदा चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, अंधेरे में भटकता रहेगा। लेकिन ये बात निश्चित है, इस बिना बात की पंगा ना ले मोदी से, वो उसको प्यार से अपने आप ठंडे बस्ते में बिठा देंगे, फिर रोएगा कि मेरे को माफ़ कर दो, हनुमान तो मैं ही हूँ जी आपका, हनुमान नहीं हो तुम। किसी एंगल से हनुमान नहीं है। अगर हनुमान होता तो इन चारों इश्यूज़ के ऊपर विरोध नहीं करता। आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, आपको सामूहिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए कैबिनेट की। मेरा ख्याल है मैंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी हैं। आपको कंटेंट पसंद आए तो मैं अनुरोध करूँगा आपसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, भारत माता की जय।